फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ फंज एजुकेशन। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस केमिस्ट्री में समावयवता, जिसमें संरूपण समावयवता के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन जब सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड होने के कारण इसमें मुक्त घूर्णन होता है। मुक्त घूर्णन होने की वजह से उत्पन्न होती है समावयवता, जिसे हम संरूपण समावयवता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि सिग्मा बंध या एकल बंध के सापेक्ष, उसी के रिस्पेक्टिवली, ठीक है, सापेक्ष मुक्त घूर्णन से उत्पन्न समावयवता जो है वो संरूपण समावयवता कहलाती है। संरूपण समावयवता की जो संख्या होती है वो अनंत होती है। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संरूपण समावयवियों के मध्य ऊर्जा का जो अंतर होता है वो कम होने लगता है, जिससे क्या होता है वो कमरे के ताप पर ही एक दूसरे फॉर्म में बदल जाती हैं और इन्हें जो है अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक बार जो हो गई दूसरे स्तर से चली गई, ठीक है, दूसरे स्तर की वजह से अपना ऊर्जा कम होने की वजह से ये चेंज हो जाती है एक दूसरे में। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका स्थायित्व जो होता है 3 चीज़ों पर, 3 जो है प्रकृति के हिसाब से इसमें 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है मरोड़ी तनाव, ठीक है, सबसे ज़्यादा मरोड़ी तनाव का होता है। फिर उसके बाद स्थायित्व, कोणीय तनाव, और तीसरा जो है त्रिविम तनाव। ये होता कैसे? मरोड़ी तनाव जो होता है उत्पन्न में होता है ये बंध में इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण की वजह से। ठीक है, दूसरा है चक्रीय यौगिकों में कोणीय तनाव, क्योंकि वो चक्रीय होते हैं तो जब तनाव उत्पन्न होता है उसके कोणीय। ठीक है, थर्ड जो है वो एक स्थान पर एक से अधिक जब परमाणु होंगे या समूह होंगे तो वो त्रिविम तनाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसी वजह से उनका स्थायित्व इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे यहाँ इथेन में संरूपण समावयवता कैसे है होता है ये देखते हैं। यहाँ है CH3 ठीक है, CH3 बॉन्ड CH3। अगर इसको संतुलित रूप में लिखते हैं तो ये फॉर्म बनेगा। ठीक है, इसके पीछे भी है, जैसे इसमें बना हुआ है वैसे पीछे भी है। ठीक है, यहाँ जो दोनों के बीच डिग्री का डिफरेंस है वो 60 का है। ठीक है, डिग्री है 60। अब ये जब ग्रस्त फॉर्म में आता है तो इस तरीके से बनता है, यानी थीटा इक्वल टू 0 हो जाता है, उसके एक दूसरे के नीचे नीचे आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ जो है ये 60 डिग्री यहाँ बना होता है, यहाँ जो है थीटा 0 हो जाता है। और जब स्क्यू या गॉच या ये संरूपण आ जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है थीटा जो है वो इन दोनों के बीच में होता है, 0 से ग्रेटर होगा लेकिन 60 से कम होगा, तो स्क्यू या गॉच स्टेज होगा। थर्ड पॉइंट है नेक्स्ट, पास वाले जो कार्बन होते हैं, पास वाले कार्बन तथा दूर वाले कार्बन की संयोजकता के जो मध्य होता है कोण, उसको हम द्वितल कोण कहते हैं। कौन कौन से? पास वाले कार्बन तथा दूर वाले कार्बन के संयोजकता के मध्य जो कोण होता है उसे द्वितल कोण कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है सांतरित संरूपण में द्वितल कोण 60 का, सांतरित रूप में ये द्वितल कोण जो होता है वो 60 का होने के कारण हाइड्रोजन के मध्य, जो हाइड्रोजन होता है उनके मध्य मरोड़ी तनाव कम होने से उनकी ऊर्जा कम होती है। ठीक है, तनाव कम होता है तो ऊर्जा कम होती है, ऊर्जा कम होती है तो स्थायित्व अधिक होगा। ठीक है, आगे चलते हैं ग्रस्त वाले में। ग्रस्त संरूपण में मरोड़ी तनाव अधिक होता है, क्योंकि द्वितल जो कोण होता है वो 0 होता है, इस वजह से ऊर्जा अधिक, स्थायित्व कम हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ स्थायित्व सबसे ज़्यादा सांतरित का होता है, फिर स्क्यू का यानी गॉच का, फिर थर्ड जो होता है वो ग्रस्त का होता है, सबसे कम जो है वो स्थायित्व ग्रस्त का होता है। जैसे यहाँ हम निकाल लेते हैं अगर ऊर्जा उसकी, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू ई ग्रस्त माइनस ई शांतरित, यानी शांत, जो उसके इक्वल होता है 2.9 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, इसके इक्वल होता है जो ऊर्जा होता है। फिर यहाँ ब्यूटेन, ब्यूटेन में देखते हैं समावयवी संरूपण। ठीक है, यहाँ है सबसे पहला है
पूर्ण सांतरित, ये है ब्यूटेन का पूर्ण सांतरित। ये एंटी होता है, ठीक है, इसको हम अधिक स्थायी माना जाता है। फिर इसका आंशिक ग्रस्त रूप, ठीक है, ये आंशिक ग्रस्त रूप है। फिर ये है स्क्यू या गॉच, यानी थर्ड जो है स्टेज इसकी है। और ये पूर्ण ग्रस्त, ठीक है, ये पूर्ण ग्रस्त है जिसका स्थायित्व सबसे कम होता है, ठीक है। तो यहाँ स्थायित्व का क्रम जो है, यहाँ हम देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा स्थायित्व है ये है फर्स्ट का है, फिर उसके बाद स्क्यू का है, उसके बाद आंशिक ग्रस्त का, उसके बाद पूर्ण ग्रस्त का, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं एंटी का जो है वो सबसे, अगर इसमें देखते हैं एंटी और एसक्यू में, ये पहले और तीसरे में, तो एंटी का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, और स्क्यू से, यानी आंशिक ग्रस्त का जो होगा स्थायित्व ये ज़्यादा होगा पूर्व ग्रस्त से, ठीक है। अब यहाँ अगर देखा जाए एनर्जी इसकी, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू पूर्ण ग्रस्त माइनस ई एन टी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 4.5 किलो कैलोरी पर मोल, इसकी ऊर्जा हो जाएगी। एग्जाम्पल, साइक्लोहेक्सेन की संरूपण समावयवी, ठीक है। इसमें साइक्लोहेक्सेन में देखते हैं, साइक्लोहेक्सेन के 4 संरूपण बनते हैं, ठीक है। 4 संरूपण इसके बनते हैं। पहला है कुर्सी चेयर, यानी चेन चेयर संरूपण। सेकंड है मुड़ी हुई नाव, यानी टी बोट, ठीक है। तीसरा होता है नौका संरूपण, और चौथा जो होता है अर्ध कुर्सी संरूपण, ठीक है। आगे चलते हैं स्थायित्व का क्रम। स्थायित्व का क्रम जो होता है ये होता है सबसे ज़्यादा कुर्सी संरूपण का, फिर मुड़ी हुई नौका का होता है, फिर नौका संरूपण का होता है, और सबसे कम जो होता है वो अर्ध कुर्सी संरूपण का होता है, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि चेयर वाला सबसे ज़्यादा, फिर टी बोर्ड जो है उससे कम, फिर बोट वाला उससे कम, फिर जो हाफ चेयर होती है उसका सबसे कम होता है स्थायित्व, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ देखा जाए इस वाले चेन फॉर्म में, ठीक है, एक ऊपर की ओर है, एक नीचे एच बना हुआ है, ये चेन फॉर्म है, ठीक है। इसमें क्या होता है, C1H4 कार्बन के मध्य दूरी अधिक होने से प्रतिकर्षण कम तथा ऊर्जा कम होती है, ठीक है। यानी C1 तथा C4 कार्बन के मध्य दूरी अधिक होती है, जिसकी वजह से प्रतिकर्षण कम होगा, और प्रतिकर्षण कम होगा तो ऊर्जा कम होगी, ऊर्जा कम होगा तो स्थायित्व अधिक होगा, ठीक है। अब यहाँ बोर्ड फॉर्म में देखते हैं, ये नज़दीक नज़दीक होते हैं, तो C1 और C4 में, ठीक है, यहाँ क्या होगा, C1 और C4 कार्बन के हाइड्रोजन के मध्य दूरी कम होती है, उनके वजह से प्रतिकर्षण अधिक होगा, इसकी वजह से इसकी ऊर्जा जो होगी अधिक होगी और स्थायित्व कम होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कुर्सी संरूपण में क्या होता है, नौका संरूपण से अधिक स्थायित्व होता है, लेकिन हमेशा नहीं, ठीक है। जैसे हम साइक्लोहेक्सेन में देखते हैं 1,4 डाइऑल, ये है साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइऑल है, ठीक है। ये जो है इसका, इसमें जो है ये ज़्यादा होगा इसका स्थायित्व बोट वाले का, और चेयर वाले का कम। इसमें क्या होता है, अंतः अणुक जो H बंधन है, बंध जो है, ठीक है, वो नहीं है, और इसमें यश बंध है, ये वाले में इसमें यश बंध है, इसमें अंतःअणुक में यश बंध नहीं है, इसका स्थायित्व कम होगा, इसका स्थायित्व ज़्यादा होगा। फिर यहाँ चलते हैं, साइक्लोहेक्सेन के 2 प्रकार। पहले होते हैं जो हाइड्रोजन अक्षीय होते हैं तथा निरक्षीय, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उस पर देखते हैं, उसके हिसाब से भी है, यहाँ देख रहे हैं, प्रतिस्थापित साइक्लोहेक्सेन में निरक्षीय हाइड्रोजन जो है 2 प्रकार से होते हैं, एक अक्षीय वाले, एक निरक्षीय वाले, ठीक है। जैसे यहाँ HA ये एक्सियल है, ठीक है, ये नॉन एक्सियल यानी निरक्षीय में है, ठीक है। इस साइड रहेगा तो निरक्षीय होगा, इस साइड निरक्षीय होगा, लेकिन ये सब अक्षीय होंगे, ये अक्षीय है, ये निरक्षीय है, ये निरक्षीय है, ये निरक्षीय, ये अक्षीय है, ये निरक्षीय है। इस तरीके से जो लगेंगे वो अक्षीय निरक्षीय दोनों में हाइड्रोजन लग सकते हैं, लेकिन जो प्रतिस्थापी होते हैं
साइक्लोहेक्सेन में निरक्षीय स्थिति में ही लगेंगे। ठीक है, और निरक्षीय स्थिति में जो लगेंगे, ठीक है, वो अधिक स्थायी होंगे। ठीक है, ये निरक्षीय वाले रहेंगे यहाँ, ये निरक्षीय वाले हैं। हाँ ये निरक्षीय, ये अक्षीय है, ये सॉरी हटाओ, ये निरक्षीय। आगे चलते हैं। ये जो है देखिए, ये द्विअक्षीय है, ये द्विअक्षीय है, और ये द्विअक्षीय प्रतिकर्षण कम होगा। ठीक है, इसमें यहाँ प्रतिकर्षण अधिक है अगर इस तरीके से है। ठीक है, अगर CH3 जो है ये प्रतिस्थापी है। ठीक है, इसका स्थायित्व जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो है ये निरक्षीय में है, तो यानी प्रतिकर्षण यहाँ कम, यहाँ प्रतिकर्षण अधिक हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें प्रतिकर्षण अधिक, यहाँ प्रतिकर्षण अधिक होगा। ठीक है, और ऊर्जा अधिक होगी। तो जब ऊर्जा अधिक होगी तो निकलेगी, तो ऊर्जा निकलने की वजह से स्थायित्व इसका कम हो जाएगा। यहाँ जो है, यहाँ दोनों HH जो है अक्षीय में है, ये निरक्षीय में है। जब निरक्षीय है तो प्रतिकर्षण कम होगा। ठीक है, HH से इसका प्रतिकर्षण कम होगा, प्रतिकर्षण कम होगा तो ऊर्जा कम होगी, ऊर्जा कम होगा तो स्थायित्व जो है ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो ई होता है यानी निरक्षीय वाला, उसका स्थायित्व ज़्यादा होता है अक्षीय से। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 1,2 डाईमेथिल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इस पे देखते हैं तो 1,2 डाईमेथिल, ये है, ये एक्सियल है। ठीक है, ये दोनों एक्सियल, इसको कहते हैं ट्रांस, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, अगर इस प्रकार का करते हैं ई वाले तो ट्रांस से ये कहे जाएंगे। ठीक है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव ही होंगे। ठीक है, फिर जो है ए ई एक्सेल, एक जो है CH3 एक्सियल में है, एक जो है निरक्षीय में है। ठीक है, तो ये सिस कहा जाएगा और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्थायित्व जो होगा वो इसका ई वाले का होगा। ठीक है, ये सेकंड वाले का, फिर ए का होगा इसका सिस वाले का, फिर लास्ट में ए का होगा। ठीक है, सबसे कम जो है स्थायित्व एक्सियल वाले का होगा, ए का। फिर एग्जांपल नंबर नेक्स्ट। ठीक है, 1,3 डाईमेथिल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अगर ये है इस प्रकार का 1,3 है, अगर पोजीशन बदल दी जाए, यहाँ 1,2 डाईमेथिल साइक्लोहेक्सेन था, यहाँ है 1,3 डाईमेथिल हेक्सेन। ठीक है, तो ए इसमें दोनों एक्सियल पे, तो ये सिस हो जाते हैं और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ए कर देते हैं, एक एक्सियल पर एक नॉन एक्सियल यानी, ठीक है, निरक्षीय पे है, तो इसको ट्रांस कहेंगे और ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। फिर अगर दोनों जो है निरक्षीय स्थिति में हो, ई पे हो, ठीक है, तो ये सिस बन जाते हैं और ये क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनका जो स्थायित्व होगा वो सबसे ज़्यादा होगा ई वाले का। ठीक है, ये वाले का, फिर उसके बाद होगा ए का, और सबसे कम होगा ये वाले का। ठीक है, एक्सियल वाले का। फिर आगे चलते हैं। साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाईऑल। अगर डाईऑल आ जाता है तो, अगर डाईऑल आता है तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले अंतराणुक बंध। इस कंडीशन पे अंतराणुक बंध जो है वो होगा तो स्थायित्व इसका अधिक होगा। ठीक है, और यहाँ जो है अनएक्सियल पे, ठीक है, एक्सियल और अनएक्सियल पे, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा स्थायित्व इसका कम हो जाएगा। जहाँ हाइड्रोजन होगा वहाँ उसको क्या करेंगे हम, एक्सियल का स्थायित्व ज़्यादा होगा। आगे चलते हैं। यहाँ देखते हैं अगर, ठीक है, ये इसमें देखते हैं और इसमें, ठीक है, तो ये गलत होगा यहाँ, ये तो सही है, यहाँ ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, हमेशा बड़ी जो श्रृंखला होगी वो नीचे की ओर होगी, तो इसलिए ये वाला सही हो जाएगा, सेकंड वाला। यहाँ लिखते हैं साइक्लोहेक्सेन में बड़ा जो समूह होता है चेयर फॉर्म में निरक्षीय स्थिति में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी यौगिक में प्रकाशिक समावयवी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, 2n
ठीक है, जहाँ n जो है वो कार्बन किरेल की संख्या, जितने कार्बन किरेल होंगे, ठीक है, उनकी संख्या रख करके 2 की पावर में, ठीक है, हम निकाल लेंगे। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, आइसोमर्स है। ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे निकालेंगे? अगर असममित यौगिक है तो हम ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, तो इसका हम आइसोमर्स निकाल लेंगे 2 की पावर n करके, और उसका जो मीज़ो होगा वो 0 होगा, ठीक है। अब सममित यौगिक जो हैं उनका देखते हैं। अगर किरैल कार्बन की जो संख्या है वो सम है, यानी इवन है, ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव जो होंगे वो 2n-1 होंगे, ठीक है। मीज़ो जो होंगे 2 की पावर n-2/2 होगा। कुल जो है 2 की पावर n-1 और प्लस 2 की पावर n-2/2 हो जाएगा। विषम अगर होता है तो ऑप्टिकली एक्टिव की संख्या हो जाएगी 2n-1 माइनस 2n-1/2, ठीक है, ये हो जाएगा। और मीज़ो जहाँ यहाँ हो जाएगा 2 की पावर n-1/2 हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, सॉरी 1 मिनट। यहाँ चलते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ किरल कार्बन की संख्या 2 है, ठीक है, तो यहाँ ऑप्टिकली एक्टिव देखते हैं 2 है, n-1, ठीक है। यहाँ देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव 2 है। मीज़ो में रखते हैं तो n-2/2, यहाँ n की वैल्यू 2 रख देते हैं तो यहाँ 1 आ जाती है, यानी मीज़ो की वैल्यू जो है वो 1 है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में, ठीक है, नंबर ऑफ किरैल कार्बन जो है वो 4 है। प्रकाशिक समावयवियों की जो संख्या हो जाएगी 2 की पावर 4, यानी 16 हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ देखते हैं, तो अगर पहले यहाँ घेरे में देखा जाए, यानी पहला किरैल कार्बन जो है उसके हिसाब से देखा जाए तो ये यस फॉर्म में है, और जो सेकंड वाला है वो आर फॉर्म में है, ठीक है। और यही जो है यहाँ देखा जाए तो ये यस फॉर्म में है ऊपर वाला भी, और नीचे वाला आर फॉर्म में, ठीक। तो ये दोनों विवरिम है, ठीक है, ये भी विवरिम है, वो भी विवरिम है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं अपने कमेंट सेक्शन में, और अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।